हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि फाइबर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्रिएट करने का काम करती है। जैसे पूरा अगर बात करते हैं तो ग्लास फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाने का काम करती है। अब इसको चीज़ को समझने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये जैसे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको स्टील के, जैसे एल शेप के हो गए, ये टी शेप के हो गए। तो इस टाइप के ये जो प्रोडक्ट्स बने हुए स्टील के नहीं हैं, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स होते हैं, जो फाइबर के बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। आजकल जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसके अंदर में इनका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, काफ़ी इनको ड्यूरेबल माना जाता है। तो इनका जो यूसेज है वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में है, जैसे पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री हो गई जहाँ पे केमिकल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना हो, सीढ़ियाँ बनाने का काम होता है, राइट, टेबल्स बनाने का काम होता है। तो इस फाइबर से वो चीज़ें बनती हैं, इजीली बनती हैं, लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। सो इसी ही इस प्रोडक्ट को बनाने का एक काम करती है कंपनी का नाम है एरोन कंपोजिट लिमिटेड। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 56 करोड़ रुपए उठाने का ट्राई कर रही है। तो इस वीडियो के दौरान इस कंपनी को थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर में किस तरीके से कर सकती है और अभी कैसे काम कर रही है। सो बेसिक डिटेल की अगर बात करते हैं आईपीओ से रिलेटेड, सबसे पहले तो यहाँ पे 28 से 30 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 125 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है, 1000 का लोड साइज, तो आपको 1,25,000 रुपये की जरूरत पड़ने वाली। तो ये एक एसएमई कंपनी का आईपीओ, मतलब छोटी कंपनी का आईपीओ है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर्स थे उनके पास में आईपीओ से पहले 100% शेयर होल्डिंग थी, आईपीओ के बाद में 73 के आसपास में रह जाने वाली है। अब कंपनी को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी हमने ये देख लिया कि कंपनी क्या काम करती है। अब ये देख लेते हैं कि कंपनी पैसा क्यों उठा रही है, रीज़न क्या है। सो यहाँ पे शेयर्स तो ज़्यादा कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो नहीं दे रहे हैं, नॉर्मल शेयर्स दे रहे हैं जितने मैंडेटरी हैं बाय द सेबी। बट यहाँ पर कंपनी क्यों पैसा उठा रही है, तो वो बोली कि हमें और एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है और हमारे पास में जो कैपेक्स करना है, हमें एक्सपेंड करना है अपने आप को। तो हमारे पास में एक ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर में फैक्ट्री सेटअप करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है। कंपनी की खुद की ज़मीन है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो ये रीज़न था। अब कंपनी के थोड़ा आरएचपी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जो कि कंपनी के जो फाइलिंग की है उस आरएचपी में कंपनी ने कौन कौन सी बातें कही हैं। तो 40 करोड़ के आसपास में कंपनी यहाँ पे एक्सपेंड करने वाली है नए प्लांट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनके अंदर में जो मेन नाम आता है वो इनका आता है पंकज शांतिलाल तधानिया। ये इनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। दूसरे नाम पे भी एक और आता है अल्पेश शांतिलाल दधानिया। दो नाम आते हैं यहाँ पर। ये मेन करता धरता है कंपनी के, इनके पास में सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं मार्केट में, बस इस कंपनी के हैं। बाकी जो शेयर होल्डिंग है वो काफ़ी सारे लोगों के अंदर में बटी हुई है। सो एक पर्टिकुलर फैमिली फोकस्ड बिजनेस नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बटा हुआ बिजनेस है। शेयर होल्डिंग जो है बटी हुई है। अब देख लेते हैं कंपनी कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो 7 करोड़ के आसपास में, 7,80,00,000 के आसपास में। कंपनी का जो लोगो है, जो एरोन है ये वाला, ये रजिस्टर्ड है। और कंपनी जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करती है, जो कि जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ माल बनता है और जहाँ माल आगे फ्यूचर में जो नई इस आईपीओ के पैसों से बनने वाली एक फैक्ट्री सेटअप होने वाला है वो कंपनी द्वारा ओन्ड है। बाकी जो ये अभी जहाँ बन रहा है वो रेंटेड प्रीमाइसेस के ऊपर में काम चल रहा है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी का, अगर हम लोग जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक सेल हो रही है और जो इंटरनेशनल सेल हो रही है, तो उसमें से मैक्सिमम जो रेवेन्यू आ रहा है वो इंटरनेशनल सेल, एक्सपोर्ट से आ रहा है। कंपनी का माल बाहर बहुत ज़्यादा जा रहा है। 2022 में इतना नहीं जा रहा था, 2023 में अच्छा खासा जाने लगा और 2024 में भी अच्छा खासा गया है। और डोमेस्टिक सेल भी अच्छी खासी बढ़ रही है, ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही। डोमेस्टिक सेल इतनी नहीं बढ़ रही, बट फ्यूचर जो फॉरेन में है वो ठीक ठाक जा रहा है। अब कंपनी के एक बार आरएचपी के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जिसमें बैलेंस शीट पर नज़र डालेंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर में जो कंपनी का टोटल साइज है, जितना पैसा कंपनी में लगा, देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कई बार कि कंपनी का जो एक वैल्यू लगाई गई है, जैसे यहाँ पे हम लोग देख पाएंगे कंपनी की जो वैल्यू लगाई गई है 212 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई है, राइट। कि हमारी कंपनी की आज के दिन 212 करोड़ रुपए की साइज है, राइट, पूरी की पूरी कंपनी। और इतनी वैल्यू लगा के कंपनी के 56 करोड़ रुपए उठाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये है कि पैसा कितना लगा हुआ है कंपनी में। तो यहाँ पर 99 करोड़ रुपए लगे हुए हैं और वैल्यू कितनी लगाई जा रही है 212 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। ये वही बात होगी कि हमने घर में पैसे लगाए थे 5 लाख रुपए और हमारे घर की जो वैल्यू है वो है 15 लाख रुपए, उस टाइप से बात करिए।
नेक्स्ट अगर देख लेते हैं अब, जिसमें से ये जो 100 करोड़ रुपए कंपनी में लगे हुए हैं उसमें से जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, शेयर होल्डर्स का जो पैसा है, वो सिर्फ 35 करोड़ रुपए के आसपास में ही है। बाकी जो पैसा कंपनी में लगा हुआ है वो उधारी का पैसा है, या तो वो बैंक से उधार में लिया हुआ है या फिर दूसरे लोगों से माल उठाया हुआ है, सो उधारी का माल उठाया हुआ है। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि कंपनी का जो उधारी का माल उठाया हुआ है वो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, उनसे तो 15 करोड़ का ही उठाया हुआ है। बाकी जो लोकल मार्केट से माल उठाया हुआ है वो 21 करोड़ रुपए का उठाया हुआ है, जिसका कोई जीएसटी ट्रैक नहीं होता है यूज बेसिकली देखा जाए तो। अब यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, कई कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो इस एमएसएमई के अंदर में रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। वो ऐसी कंपनियां जैसी छोटी मोटी जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं, लोकल प्लेयर्स होते हैं जो विदाउट जीएसटी रजिस्टर्ड हो गए, या फिर जो एक कंपोजिट स्कीम के अंदर में रजिस्टर्ड होते हैं बट एमएसएमई के अंदर में लिस्टेड नहीं होते हैं, उनसे माल ज़्यादा उठाया हुआ है कंपनी ने, जो कि एक थोड़ा सा ग्रे एरिया आता है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि ये पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स हैं उनके अंदर में अच्छा खासा पैसा लगा हुआ है। नेट ब्लॉक 16 करोड़ रुपए इसके अंदर में आज लगे हुए हैं प्रॉपर्टी एंड प्लांट्स के अंदर में। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी को और पैसा, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कुछ कर नहीं रखा, 22 करोड़ रुपए इन्वेंट्री में पड़े हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में 44 करोड़ रुपए लगे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 15 करोड़ ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये ट्रेड रिसीवेबल्स में कोई दिक्कत, तो यहाँ पर साइकिल बनती हुई नजर आ रही है, बिकॉज पिछले साल भी 6 महीने के 30 करोड़ रुपए बाकी थे और इस साल 43 करोड़ रुपए बाकी हैं, और टोटल जो ट्रेड रिसीवेबल 44 करोड़ है। तो साइकिल बंदी हुई नजर आ रही है, जिसमें ज़्यादातर पेंडिंग जो अमाउंट है, जो 6 महीने से पुराना जो पेंडिंग अमाउंट है, वो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास में आ रहा है, जो कि कंपनी को नुकसान झेलने को मिल सकता है अगर ये रिकवर नहीं होता है। क्योंकि 6 महीने के अंदर का जो डेटा है वो तो चलो 6 महीने अगले साल के तक रिकवर हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो साइकिल बंधी हुई है, वो परमानेंट कस्टमर्स हैं, उनसे पेमेंट आ जाएगा। बट ये जो पैसा है 2 करोड़ रुपए, इसके आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि यूजुअली बैंकें भी आजकल 3 बार इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करती हैं, उसके बाद में आपके जो लोन होता है उसको एनपीए में डाल देती हैं। तो ये तो 6 महीने की हम साइकिल मान के चलेंगे, 6 महीने में अगर ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं आते हैं तो फिर उसको हम लोग मान लेते हैं कि बैड अकाउंट के अंदर में डाल दो और बाद में उसको रिकवर करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर ये 2 करोड़ रुपए बैड अकाउंट्स में जा सकते हैं। बाकी कंपनी की साइज 212 करोड़ रुपए की, तो 2 करोड़ रुपए ज़्यादा, जो बैड अकाउंट्स में भी कोई ज़्यादा बड़े अमाउंट इंक्लूड वो मतलब वो नहीं मानते हम लोग, 1% ही तो हुआ। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी का एक, अब अगर कंपेयर करने की हम कोशिश करते हैं कंपनी को, तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज कंपनी सेइंग कि हमारी इस टाइप का काम करने वाले कोई भी कंपनी मार्केट में आज के दिन लिस्टेड नहीं है। एंड वन मोर थिंग, अब एक बार पी और पी रेशियो निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हम ये देख पाएंगे कंपनी कमाई के हिसाब से कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई है खुद की, और एक कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है इन्वेस्टर्स का पैसा, उसके मुकाबले कंपनी ने कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई हुई है। तो पहले पीबी रेशियो निकाल लेते हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू, दैट इज 735 करोड़ रुपीज़ कंपनी के नेटवर्थ है और 56 करोड़ रुपीज़ और उठा रही है। तो लगभग हम इसको मान के चल लेते हैं कि 85 करोड़ खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 85 करोड़ रुपीज़ के आसपास नेटवर्थ हो जाएगी। 16 तो लगभग 2.5 का के आसपास का वो पीबी रेशियो निकल के आता है, 2.5 के आसपास का। सो दैट इज़ फाइन, ठीक है, इतना बुरा नहीं है और इतना ठीक ठाक है जिसको हम मान सकते हैं। अब लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 करोड़ रुपए पिछले 10-11 महीनों में कमाई की थी कंपनी ने। तो एक महीने के अकॉर्डिंग अगर मान के चलिए तो 10 करोड़ का नेट कंपनी कमाई कर लेगी इस साल 2024, मार्च 31 मार्च 2024 तक का, पिछले साल का अगर मान के चले रेवेन्यू पूरा 10 करोड़ मान के चल लेते हैं, तो यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है वो 21 का आता है। दैट इज अगेन नॉट बैड, इंडस्ट्री को देखते हुए नॉट बैड। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर बात किया जाए तो कंपनी का जो प्रोडक्ट बना रही है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में हो सकती है, बिकॉज जिस टाइप का कंपनी प्रोडक्ट बना रही है वो जो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मार्केट में, जो घर बन रहे हैं और जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे खिड़कियाँ बनती हैं, गेट बनते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर में काम होता है, फसाड लगते हैं बिल्डिंगों के बाहर, जो एक डिज़ाइन बनाई जाती है, और जो घरों में बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं जहाँ पे हम स्टील मेटल यूज़ करते हैं, वहाँ पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा फ्यूचर में होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से इस मार्केट को वैल्यू बहुत ज़्यादा मिल सकती है फ्यूचर के अंदर में, क्योंकि इसका जो आउटपुट निकल के आ सकता है ना फ्यूचर के अंदर में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा आउटपुट निकल जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो शिफ्ट है लोहे से शिफ्ट, जो मैक्सिमम जो मार्केट है लोहे से शिफ्ट होके इसकी तरफ में आ सकता है, क्योंकि इजी इंस्टॉलेशन है, ज़्यादा वजन नहीं होता, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, सो शिफ्टिंग हो सकती है।
जिसकी वजह से इसका मार्केट को, इस कंपनी को अच्छी खासी फ्यूचर में रेवेन्यू हो सकता है। और अभी भी अगर कंपनी का हम रेवेन्यू को चेक करते हैं तो यहाँ पे 109 करोड़ रुपए, फिर 181 करोड़ रुपए, इस साल 180, तो एक महीना बाकी है। तो इस साल पिछले साल के मुकाबले इस साल रेवेन्यू कुछ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बट नेट प्रॉफिट्स में ठीक ठाक ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और नेटवर्थ में भी ग्रोथ अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बोरोइंग भी कंपनी ने कम कर ली है। दीज आर पॉजिटिव थिंग्स। और कंपनी एक नई फैक्ट्री और खोल रही है, क्योंकि कंपनी को और डिमांड मीट करनी है और कंपनी को फ्यूचर और अच्छा दिख रहा है, राइट। तो आई एम फॉर द फ्यूचर और लॉन्ग टर्म थिंग, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। और लॉन्ग टर्म में जब कोई चीज़ पॉजिटिव दिखती है तो उसका शॉर्ट टर्म में ही अच्छा खासा शेयर ऊपर भाग जाता है, क्योंकि लोगों को दिखता है कि कल को और महंगा मिलेगा तो वो आज ही खरीदने की कोशिश करते हैं। तो आई एम पॉजिटिव ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ ऑन दिस, बेस्ड ऑन द मार्क, इस प्रोडक्ट के आउटलुक और फ्यूचर यूसेज के बेसिस के ऊपर में, और कंपनी के अभी का जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है उसके बेसिस में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आई एम पॉजिटिव ऑन दिस। बाकी आप क्या सोचते हैं, कोई भी डिसीजन आप बनाते हैं तो और रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही काम करें। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।